हेलो मेरे सीएमए इंटरमीडिएट के बच्चों, कैसे हो बच्चे। अभी अभी सीएमए इंटरमीडिएट दिसंबर 2024 का वो जो एग्जाम चल रहा है ना, उसका पेपर हुआ है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और मैं आपके लिए इस पेपर का जो दिसंबर 2024 का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर है, मैं इसका फुल एनालिसिस एंड रिव्यू लेके आया हूं। तो इसमें हम लोग पेपर का एनालिसिस एंड पेपर का रिव्यू करेंगे। हम आपको बताएंगे पेपर डिफिकल्ट था कि इजी था। इसके अंदर मैं सारे एमसीक्यू का आंसर दूंगा, डिफिकल्टी लेवल कैसा था, कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। तो इन सारे बातों का अपने लोग चर्चा करने वाले हैं। और जो बच्चे लोग इस बार एग्जाम दिए या फिर आगे भी देंगे, उनको एमसीक्यू का आंसर्स भी मिल जाएगा और इवन बहुत सारे क्वेश्चंस का भी आंसर दे दूंगा। राइट, तो चलो शुरू करते हैं। तो भैया ये जो है, ये पेपर है अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर। राइट, कौन सा एग्जाम है? दिसंबर 2024 का। हाँ, सीएमए इंटरमीडिएट का पेपर है। देखो, अगर बात करें तो सबसे पहले जो एमसीक्यू आता है, उन्होंने एमसीक्यू ही दिया है, पर अच्छा एमसीक्यू भी पूछा है। देखो, मैं डायरेक्टली आंसर दे रहा हूं, इसके बारे में ज्यादा चर्चा करने का कुछ है नहीं। देखो, सबसे पहले जैसे कंपनी गोइंग कंसर्न वाला क्वेश्चन पूछा था, ये ऑप्शन नंबर सी है। फटाफट आप ऑप्शन में एक बार मार्क करा लो, बाकी मैं डिटेल एनालिसिस और आपको देता हूं, क्योंकि जो बच्चे लोग आंसर जानना चाह रहे हैं उनके लिए मैं फटाफट ही काम कर दे रहा हूं। बेसिकली ये आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्वेश्चन बोल सकते हो आप। उसके बाद आपका बीआरएस से क्वेश्चन पूछा है, उसका ऑप्शन नंबर बी है, आप चेक कर लो। उसके बाद आपका पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ गया, यानी फाइनल अकाउंट से ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, बोथ ए एंड बी। चौथा नंबर जो क्वेश्चन है बिल्स ऑफ एक्सचेंज से पूछा है, उसका है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन जो है आपका, ये पूछ लिया, समझ लो, अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से, सीसीएम मेथड, कैपिटल कंपैरिजन मेथड से, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद आपका AS22 से क्वेश्चन पूछा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 से, डेफर्ड टैक्स एसेट लायबिलिटी, इसका ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। इसके बाद आपका वो प्रोविजन वाला क्वेश्चन पूछ लिया है, कितना डेबिटेड टू पीएल होगा, उसका ऑप्शन नंबर बी है, 7 का ऑप्शन नंबर बी है। उसके बाद देखो अगला है 8, ये आपका जो है ना वो डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन आपका पूछ लिया है। अब डेप्रिसिएशन चैप्टर बोलो चाहे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 बोलो, बात एक ही है, ये ऑप्शन नंबर बी, ठीक है जी। अगला जो है आपका इन्वेंट्री से क्वेश्चन पूछ लिया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 या इन्वेंट्री कुछ भी बोलो, क्वेश्चन नंबर 9, ये वाला सेम क्वेश्चन है जो मैं क्लास में आप लोगों को कराया भी था, ठीक है ना। इसका ऑप्शन नंबर सी है। जो लोग बच्चे लोग मेरा वीडियो देख के गए होंगे, वो जो लास्ट 14 टर्म्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके डाला है, उनको सारा क्वेश्चन कॉमन मिल गया होगा। एनीवेज नेक्स्ट, इन केस ऑफ क्लब एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, एनपीओ चैप्टर से है, तो सॉरी ऑप्शन नंबर बी होगा, डेफिसिट। नेक्स्ट, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, मतलब कौन सा फॉल्स है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 12 है, 12 ये आपको पूछ लिया था कंसाइनमेंट से, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13 जो आपको पूछा है, ये आपको किससे पूछ लिया, अच्छा ज्वाइंट वेंचर से क्वेश्चन पूछ लिया है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, वो मैच द फॉलोइंग पूछा था, ये ऑप्शन नंबर सी है। ये आपका सारे स्टैंडर्ड्स का नाम वाम आपको पता है कि नहीं पता है, वो चेक कर लिया इसके अंदर। इसके बाद लास्ट जो है 15 नंबर, उसका है ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आ गया, ये तो हो गया। अब इसके बाद आपके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं 70 मार्क्स के, ठीक है ना, 5 क्वेश्चन करना होता है 7 में से, उसका बात करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया था एकदम बीआरएस का, एकदम हलवा समय, कोई भी बच्चा थोड़ा सा भी बीआरएस जानता होगा खट से उतार लेगा। बच्चा लोग बोलता भैया बीआरएस पूछता नहीं, देखो आ गया ना, मैं बोलता था आएगा, सुनता नहीं है। नहीं भैया ये ट्रेंड है, वो ट्रेंड है, हो गया ना ट्रेंड, लेना देना हो गया ट्रेंड का। तो भैया इसका आंसर मैंने चेक कर लिया था, इसका 148,500 आया होगा। स्क्रीन पे एडलिस्ट भी लिख के रखा मैंने साइड में, देख लो। पहला वाला -25, दूसरा वाला +8,000, तीसरा वाला -4,000, उसके बाद -18, +20,000, -15। वेरी सिंपल बीआरएस सम, दिस वाज वेरी सिंपल। यहां पर कुछ भी नया नहीं दिया या कोई भी अच्छा चीज नहीं दिया, मतलब डिफिकल्ट लेवल का नहीं पूछा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, ये सेम सम हमारे बुक में भी था, ठीक है। जो लोग मेरे साथ क्लास किया, इस टाइप का सम हम लोग भर भर के किए। हम लोग तो बीआरएस में मेरे ख्याल से 14-15 क्वेश्चन करते हैं, राइट ना। तो उनमें से तो भैया ये तो सबको मिला के एक तो सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर वो मैं 1 घंटे का कैपिटल रेवेन्यू करता हूं, उसमें जितना एग्जाम्पल लेता हूं, ये सारा ही एग्जाम्पल सेम है। हाँ, एक नया एग्जाम्पल ये दे दिया था, पर ये भी आप आराम से कर ही लोगे। फिर भी जिनको मार्क करना, देख लो, ये जो पार्ट बी था ना क्वेश्चन नंबर 2 का,
1 का है कैपिटल एक्सपेंडिचर, 2 है रेवेन्यू, 3 है कैपिटल, 4 है रेवेन्यू, 5th होगा डेफर्ड रेवेन्यू, और जो तुम्हारा 6th है ये भी कैपिटल है, और जो 7th है ये वाला जो है ये आपका कैपिटल लॉस कहलाएगा भाई, कैपिटल नेचर का। ठीक है ना। मेरे ख्याल से तो ये 14 नंबर जो था ना 2A एंड 2B, 14 नंबर एकदम ताबड़तोड़ कोई भी बच्चा उठा सकता है। थोड़ा बहुत भी अगर बेसिक लेवल का भी पढ़ाई किया होगा तो भी हो जाएगा। मैं तो बोलता हूं फाउंडेशन भी अगर पास करके आए उसके बाद भी अगर ये देख रहा है तो भी हो जाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है मैं इसको कैटेगराइज करूंगा सिंपल क्वेश्चन में। यस, इट वाज अ क्वाइट सिंपल क्वेश्चन। एकदम स्टार्ट इससे हो जाए ना एकदम मजा मिल जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 3A था ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर से था। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वो जो म्यूचुअल एकोमोडेशन वाला नहीं कराता हूं वही वाला। जो बच्चे लोग मेरे से क्लास कर रखे हैं ना, ये एकदम सिमिलर टाइप का सम, बस नाम चेंज है। वो मैं कराता था एडो लता बोल के एडो सम मैंने कराया था, वह नाम चेंज कर दिया। यहाँ पर लता को इंदिरा कर दिया है और एडो पल्लवी को यहाँ चंद्रा कर दिया, बाकी सेम सम है। अब देख सकते हो मेरा जो बुक है ना उसमें पेज नंबर 132 का क्वेश्चन नंबर 10 है ये वाला, एकदम सेम सम। नाम चेंज किया, फिगर को डबल कर दिया बस। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ना वो हायर परचेस का एकदम बेसिक क्वेश्चन, बेसिक। तुमको यहां पर क्या दे दिया, देखो कैश प्राइस भी दे दिया है, यहां पर तुमको यहां पर हायर परचेस प्राइस भी दे दिया है, डाउन पेमेंट भी दे दिया है, इंटरेस्ट का रेट भी दे दिया है, बस मशीनरी अकाउंट और ये बनाने। मतलब ये तो मेरा पहला एग्जांपल होता है क्लास का। हाँ, अगर आप चेक करेंगे तो मेरे बुक में क्वेश्चन नंबर 31 है पेज 512 में, उसी टाइप का सम एकदम, समझ गया, एकदम इजी सम था। तो ओवरऑल अगर आप ये पूछे तो दिस वाज अ गुड क्वेश्चन, ये गुड क्वेश्चन है, और ये वाला सिंपल क्वेश्चन के कैटेगरी में आएगा, गुड एंड सिंपल। मैं गुड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देख मेरे से जो बच्चा लोग पढ़ा उसको तो भर भर के मैंने एकोमोडेशन करा रखा है, उनके लिए तो हलवा होना चाहिए। और जनरली बच्चों को थोड़ा सा एकोमोडेशन डिफिकल्ट लगता है, इसलिए मैंने बोला गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, ये तो अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिंगल एंट्री का सम है। ये मेरे बुक का ना एकदम कॉपी पेस्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, जो कि मेरे बुक में पेज नंबर 277 में था। ये तो मैं पहला सम कराता हूं, कन्वर्जन मेथड जो फाइनल अकाउंट मेथड उसका जो पहला सम कराया था मैंने, यही सम था। सारे फिगर्स भी कॉपी हैं, इसलिए मेरे पास आंसर अवेलेबल था, मैं लिख दिया। इसका ग्रॉस प्रॉफिट 65,000 आएगा, नेट प्रॉफिट 14,000 आएगा, और बैलेंस शीट का टोटल 2,09,000 आना चाहिए। एकदम कट कॉपी पेस्ट। तो ये सम तो इजी हो गया। मेरे को लगता है पहला 3 सम में ही तो मजा आ गया होगा। हाँ, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो दे दिया ना, ये वो पार्टनरशिप में वो सेल टू अ कंपनी है ना, ये वो वाला सम दे दिया। पर द सम वाज क्वाइट सिंपल। अगर आप थोड़ा मोड़ा भी नॉलेज रखते हो सिर्फ स्टेप का तो आप ये सम उतार सकते हो, बट आई विल कैटेगराइज एज गुड सम, क्योंकि जनरली पार्टनरशिप में बच्चों को थोड़ा सा तकलीफ रहता है, इसीलिए मैं इसको गुड सम के कैटेगरी में डाल रहा हूं। किंतु अगर आप सेल टू अ कंपनी के जो जो सम सामने किए क्लास में उसके कंपैरिजन में देखोगे तो ये हलवा सम है। ये सम इज क्वाइट सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 19 जो मेरे बुक में है, पेज नंबर 319, क्वाइट सिमिलर, उस टाइप का एकदम सम दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 भी एकदम सेम था मेरे बुक का। हाँ, इसके बाद देखो ब्रांच का सम दिया था। तुम लोग ब्रांच में किस लेवल का ब्रांच करके और क्या ही पूछा है। सिंपल ब्रांच अकाउंट बनाने का सम दिया है भाई साहब। चलो लेट्स कैटेगराइज इट गुड सम ओनली, ठीक है ना। ब्रांच का एकदम साधारण, मतलब कोई लटर पटर वाला सम नहीं है, कोई झंझट झमेला वाला सम नहीं दिया था। इस बार ये पेपर में हुआ है कि झंझट झमेला नहीं है। ओ बी पार्ट तो देखो, ये लॉस ऑफ स्टॉक वाला नहीं है तुम्हारा इंश्योरेंस, जिसको मैं फायर इंश्योरेंस क्लेम बोलता हूं हमेशा। हाँ भाई, इंश्योरेंस पॉलिसी वाला है, हाँ वही है एकदम। मतलब यहां तो सिर्फ एक पॉइंट था कि ये लोग स्टॉक को 10% कम में वैल्यू करता था। तो जब भी स्टॉक लिखने जाओगे नहीं सर, जो स्टॉक लिखने जाओगे उसको 100% में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बस इतना ही बात था। एक तो ट्रेडिंग बनाएगा जिससे जीपी निकाल लेगा, फिर ब्रोकन पीरियड का ट्रेडिंग बनाएगा, बस स्टॉक निकल जाएगा। तो इसको गुड भी नहीं बोलना चाहिए, तो इजी कैटेगरी का सम है, इजी कैटेगरी का सम है। हाँ बच्चे लोग, मैं आपको बोल बल के धाप गया था कि भैया एएस नहीं छोड़ना है, एएस नहीं छोड़ना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को जरा सा भी नहीं छोड़ना है। हो गया ना। अब अगला जितना क्वेश्चन दिया है भाई साहब सब एएस वाला क्वेश्चन है, बाकी सब चैप्टर छोड़ छाड़ के एएस का क्वेश्चन ही पूछ लिया। बच्चे लोग मेरे को फोन करके बोलते भैया मैं एस छोड़ दे रहा हूं, भैया मैं एस छोड़ दे रहा हूं। मैं क्या बोल सकता हूं ऐसे बच्चों को। मैंने इतना शॉर्ट में क्रिस्प में एस करा रखा है सबको, और ये सारे वही सारे क्वेश्चन है। देखो पहला क्वेश्चन पूछा है एएस 11 से, पहले पूछा इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन क्या है। याद है ईफो नीफो पढ़ाया था मैंने,
नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, इसको नीफो बोलते थे और ईफो बोलते थे, याद है? ये वही वाला पूछा है। ये मैं ब्रांच में भी एक्सप्लेन करता हूं और AS11 में भी, दो जगह आपको ये एक्सप्लेन किया हुआ है। और इनका ट्रांसलेट कैसे करते हैं, अगर फॉरेन ब्रांच पढ़ रखा है तो उसके अंदर ये पूरा डिटेल में बताया हुआ है। तो गुड क्वेश्चन, आई विल कैटेगराइज, जनरली बच्चे इस पे ध्यान नहीं देते हैं, पर गुड क्वेश्चन है, क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है, राइट। देखो AS22 का ये क्वेश्चन, AS22 जब मैं स्टार्ट करता हूं, याद कर मैं डेफिनेशंस वगैरह लिखाता था। जो लोग मेरे से क्लास किए हैं वो लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैंने पूरा डेफिनेशन के साथ पढ़ा है। और क्या मैं ये पहला डेफिनेशन ये सब नहीं लिखा था? अब बच्चे बोलते भैया क्या जरूरत है डायरेक्ट सम से हम सॉल्व कराना, आ गया ना, लो 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 आ गया, पूछ लिया, बताओ अकाउंटिंग इसको, इनकम किसको बोलते हैं, टैक्सेबल इनकम किसको बोलते हैं, टैक्स एक्सपेंस किसको बोलते हैं, एक्सप्लेन करो। और जब मैं लिखा रहा था तो बहुत सारे बच्चे उबासी लेते, हाँ देखो दूसरे टीचर तो ये तो पढ़ाते ही नहीं है, डायरेक्ट सम सॉल्व कराते हैं। हो गया, चलो वेरी गुड। इसके बाद गवर्नमेंट ग्रांट का AS12 का क्वेश्चन पूछ लिया भाई साहब, इजी क्वेश्चन था, ठीक है ना। इसके लिए मेरे को कोई कमेंट देने की जरूरत नहीं, अगर आप AS12 पढ़ रखे हैं तो ये आपके लिए आसानी से उतर जाने वाला सम है, ठीक है। ये है ना वो नेट मेथड वाला का सम है, ये सब्सिडी, ये भी नेट मेथड वाला है, इसका तो रिकॉर्डिंग नहीं होता, वो आपको पता है, वो छोड़ो, उसको लेके डिस्कस नहीं करने का। फिर देखो फिर से AS का क्वेश्चन, लिस्ट आउट कंपैरेटिव प्रोविजन ऑफ AS11 एंड इंड AS4। आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में ना जो AS दिया उसके नीचे कंपैरिजन दिया हुआ इंड AS के साथ, वही कंपैरिजन पूछा है। हर बार एक कंपैरिजन तो पूछता ही है, तो थ्योरेटिकल रटने वाला बात है तो आप रट लेंगे। अभी तक हमने देखा, रुको ना, AS से यहां पर ये पूछ लिया 4 नंबर का क्वेश्चन, 4 और 3 7 नंबर का क्वेश्चन, 7 और ये 7 14 नंबर का क्वेश्चन हो गया। फिर देखो इंड AS के ऊपर पूछा है 5 नंबर का और क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस बहुत सिंपल थे, वन लाइनर्स है, आपके एक एक लाइन में आंसर दें, रीजन पूछा है हर चीज का। तो जो लोग रटते हैं, रीजन नहीं जानने का कोशिश करते हैं, जब मैं AS में रीजन बनाता हूं तो बच्चे बोलते हैं क्या जरूरत है, डायरेक्ट बताओ ना सॉल्व कैसे होगा। देखो रीजन पूछे हैं सारे। Why is full cost of asset not treated as an expense in the year of purchase? ठीक है ना, देखो इस तरह का क्वेश्चन पूछा है, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, दिस इज कैटेगराइज ए गुड क्वेश्चन। क्यों गुड क्वेश्चन अगेन? क्या ये डिफिकल्ट है बहुत ज्यादा? मैं बोलूंगा नहीं, किंतु जनरली बच्चे लोग क्योंकि ये पार्ट को छोड़ के जाते हैं सब चीज को, इसलिए बोलता हूं AS पढ़। देखो फिर क्वेश्चन पूछ लिया ऐसे, और उसके बाद ये लास्ट में जो है ना बढ़िया क्वेश्चन पूछ लिया। ये पार्टनरशिप में मैं वो रियलाइजेशन एक्सपेंस का अलग अलग सिचुएशन का एंट्री नहीं लिखाता हूं, ये वो वाला एंट्री है, तो इसीलिए मैं बोलता हूं मेरा कॉन्सेप्ट समझ पढ़ के जाओ, काम हो जाएगा। 4 नंबर का मुफ्त का मार्क्स दिया है। तो अगर इंड AS और इंड AS से बात करें तो 5 5 10 10 और 7 17 और 3 20 20 प्लस 4 24, तो 24 मार्क्स का AS से पूछ दिया। अगर 100 नंबर का पेपर में 24 दे दिया, मतलब 24% AS से पूछ लिया। AS का इंपॉर्टेंस समझ रहे हो? अब आप AS छोड़ने का कोशिश करोगे तो देखो जो नए बच्चे हैं, जो लोग ये रिव्यू सुन रहे हैं, भैया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड छोड़ने का कोशिश नहीं करना है, उसको पूरा पढ़ के जाना है, जितना इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल में है उतना तो करके जाना ही है, उससे बाहर ये लोग कुछ नहीं पूछा। ओवरऑल पेपर को आप भैया रेटिंग क्या दोगे, कैसा रेटिंग दोगे? मैं इस पेपर को भैया लेवल ऑफ पेपर के हिसाब से, डिफिकल्ट के टफ है उस हिसाब से मैं दूंगा, डिफिकल्टी लेवल है 10 आउट ऑफ 7। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था और बहुत इजी भी नहीं था, ठीक है, मॉडरेट पेपर था। क्या ये पेपर कॉन्सेप्चुअल था स्ट्रेट फॉरवर्ड था? कुछ क्वेश्चंस एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ कॉन्सेप्चुअल, बट ज्यादा ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वाला पेपर है। कॉन्सेप्चुअली अगर आप स्ट्रांग हो तो ही हो सकता है। कई बार हम जब पढ़ाते हैं ना, बच्चे लोग बोलते हैं भैया आप इतना टाइम ले रहे हो इस चैप्टर में, है ना, इतना टाइम ले रहे हो, तो वो सर ने ना 4 घंटा में करा दिया, आप 6 घंटा ले लिए, 2 घंटा एक्स्ट्रा क्या ही पढ़ा लोगे? जो लोग क्लास के वो लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे मैंने क्या एक्स्ट्रा पढ़ा लिया। अब देखो ये सारा ये MCQ तो मेरा वीडियो डाला हुआ है, 100% उसी से कॉमन मिल गया, राइट। दिस क्वेश्चन इज क्वाइट कॉमन, अपने बुक से ही कॉमन है। ये वाला भी, ये वाला क्वेश्चन भी कैपिटल रेवेन्यू का बुक खोल के देख लो, ये भी कॉमन मिल जाएगा। ये तो मैंने पेज नंबर सही तो लिख दिया, मुझे याद था, पेज 132 क्वेश्चन 10। ये भी अपने बुक का क्वेश्चन, ये भी कॉपी पेस्ट अपने बुक का क्वेश्चन, आंसर भी यहां पर लिख दिया मैंने। ये भी अपने बुक का क्वेश्चन, क्या ही चाहिए। ये भी अपने बुक का क्वेश्चन ब्रांच वाला, ये भी एकदम बुक का क्वेश्चन है। और बाकी AS का तो इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है, तो मैं अपना बुक का क्यों बोलूं, ये सब इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का हिसाब है, तो मैं अपना बुक बोल के क्या ही कर लूंगा, किंतु बाकी तो बुक से ही कॉमन मिल गया।
तो ऑल इन ऑल ये चीज समझ में आ रहा है ये ट्रेंड देख के कि पेपर अब बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल होने वाला है, वो रटा रटाया वाला चीज करने सब चलेगा नहीं, आपको कॉन्सेप्चुअली चीजों को बहुत डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। बात समझ में आ गया? चलो बाकी पेपर, जो बच्चे लोग अभी पेपर दे रहे हैं, इतना ही काम, टाइम काफी है, 15 मिनट आपने दे दिया, आपका रिलैक्सेशन भी हो गया, अब आप जाके बाकी पेपर का पढ़ाई करो। और जो बच्चे लोग आगे पेपर देने वाले हो, जो लोग अभी वीडियो को देख रहे हो, तो बच्चे आप थोड़ा कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चालू कर दो। अगर आपको हमारा कोई हेल्प चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना, हम जरूर आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।